जैसा कि मैं लास्ट क्लास में भी कह रहा था कि प्रो राटा अलॉटमेंट, उसमें क्या होता है कि जितने भी एप्लीकेंट्स होते हैं उनके अप्लाइड शेयर्स और उनके अलॉटेड शेयर्स की रेशो सेम होती है। जैसे लास्ट क्लास में मैंने एक एग्जांपल दिया था, एक एग्जांपल और वैसा ही देखो। सपोज एक कंपनी में ABCDE, ये 5 लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया, और इनकी एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन जो इन्होंने दी, ए ने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, बी ने भी 10,000 के लिए अप्लाई किया, सी ने 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, डी ने 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, और ई ने 45,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। 1 लाख से ज्यादा होगा, 35 ले लेते हैं। इस तरह से 1 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई। अब कंपनी के पास एक ऑप्शन तो ये है कि कंपनी कुछ इस तरह से अलॉटमेंट कर दे कि ए को बिल्कुल भी शेयर्स नहीं दिए, बी को पूरे 10,000 शेयर्स दे दिए, सी को सिर्फ 5,000 शेयर्स दिए, डी को 15,000 शेयर्स दे दिए, और ई को 30,000 शेयर्स दे दिए। इस तरह से 60,000 शेयर्स अलॉट कर दिए। तो इसमें हर एक एप्लीकेंट के साथ अलग अलग सा ट्रीटमेंट हो रहा है। ए को बिल्कुल भी शेयर नहीं मिले, बी को फुल अलॉटमेंट हो गई है, सी को 1/3 मिले हैं, डी को हाफ मिले हैं, ई को ऑलमोस्ट पूरे मिल गए थे। 35,000 में से सिर्फ 5,000 कम करके 30,000 शेयर्स उसको दे दिए। लेकिन इसकी बजाय, अगर इसकी बजाय प्रो राटा अलॉटमेंट की जाए तो इनकी रेशो देखी जाती है कि एप्लीकेशन कितनी आई है, 1 लाख, शेयर्स कितने अलॉट करने हैं, 60,000। इसी रेशो में सबको अलॉट कर देंगे शेयर्स। ए ने 10,000 के लिए अप्लाई किया तो 1 लाख का 60% होता है 60,000। तो जितनी एप्लीकेशन आई है उसका 60% ही टोटल अलॉटमेंट करनी है। तो ए ने अगर 10,000 के लिए अप्लाई किया तो उसका 60%, मतलब इसको 6,000 शेयर्स मिलेंगे। बी ने 10,000 के लिए अप्लाई किया, उसको भी 6,000 शेयर्स मिलेंगे। सी ने 15,000 के लिए अप्लाई किया, उसका 60%, 9,000 इसको शेयर मिलेंगे। डी ने 30,000 के लिए अप्लाई किया, उसका 60%, 18,000 शेयर्स मिलेंगे। और इस तरह से ई को 21,000 शेयर्स मिलेंगे। तो जिन्होंने 1 लाख के लिए अप्लाई किया, इस तरह से प्रो राटा अलॉटमेंट लगाकर उनको 60,000 शेयर्स दे दिए गए। तो सभी एप्लीकेंट्स की रेशो देखो 5:3 है। 5 अगर शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो 3 शेयर उनको मिले। जब इस तरह से प्रो राटा अलॉटमेंट होती है तो सभी एप्लीकेंट्स के साथ एक जैसा ट्रीटमेंट हो रहा होता है। सभी एप्लीकेंट्स की एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की रेशो सेम होती है। इसका मतलब सभी शेयर होल्डर ने ज्यादा के लिए अप्लाई किया था, कम शेयर मिले, तो सभी शेयर होल्डर का एक्स्ट्रा पैसा कंपनी के पास गया हुआ है। तो ऐसे में अगर कोई शेयर होल्डर, अच्छा, एक्स्ट्रा पैसा जो कंपनी में गया हुआ है, कंपनी क्या करती है, उसका अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देती है। तो ऐसे में कोई शेयर होल्डर अगर अलॉटमेंट नहीं दे पाता तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने पूरी अलॉटमेंट नहीं दी है। उसने अलॉटमेंट का कुछ पार्ट दिया हुआ है पहले से एडवांस, और कुछ नहीं दिया। फॉर एग्जाम्पल, इसमें जो बी है, इसने एप्लीकेशन मनी कितनी पे की होगी, एप्लीकेशन मनी पेड, इसने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, इनटू, मान लेते हैं कि एप्लीकेशन के 2 रुपीज है और अलॉटमेंट के 3 रुपीज है, ऐसा मान लेते हैं। तो इसने एप्लीकेशन के 2 रुपीज के हिसाब से कंपनी को ₹20,000 दे दिए होंगे। लेकिन कंपनी ने बोला हम आपको 10,000 शेयर्स नहीं दे सकते, हम आपको सिर्फ 6,000 शेयर्स देंगे, क्योंकि प्रो राटा अलॉटमेंट हो रही है, सबके साथ ही ऐसा कर रहे हैं। तो 6,000 शेयर्स पे 2 रुपीज के हिसाब से इसके बनते हैं 12,000 रुपीज। 8,000 रुपीज इसके बच गए। ये कंपनी अपने पास एडवांस मान के रख लेगी।
तो कंपनी के पास इस बी का 8,000 रुपीज एडवांस पहुंच गया अलॉटमेंट का। अब अलॉटमेंट ड्यू टू बी के पास 6,000 शेयर्स हैं, 3 रुपीज के हिसाब से उसका अलॉटमेंट ड्यू बनता है ₹18,000। लेकिन पहले ही कंपनी उसका एडवांस रख के बैठी हुई है अपने पास 8,000। तो जब अलॉटमेंट देना था तो इसने कितना पे करना था? 10,000। अब अगर मान लो बी ने अलॉटमेंट नहीं दिया तो उसका अनपेड अलॉटमेंट होगा 10,000। तो बस ऐसा ही एक वर्किंग नोट हमें बनाना होगा क्वेश्चन में। जब कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट नहीं दे पाता तो उसने अलॉटमेंट कितना नहीं दिया, उसके लिए ऐसा एक वर्किंग नोट बनाते हैं। ये उसकी अनपेड अलॉटमेंट हो गई। किसकी? बी की अनपेड अलॉटमेंट है 10,000। अच्छा, मान लो बी ने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, तो बी की अनपेड फर्स्ट कॉल कितनी होगी? ये तो सिंपल है। 6,000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल के मैं मान लेता हूं 4 रुपीज है, इंटू 4, तो 24,000 रुपीज उसने फर्स्ट कॉल के नहीं दिए, ठीक है। और मान लेते हैं उसकी फाइनल कॉल के 1 रुपये है, और फाइनल कॉल भी नहीं दी उसने, ऑब्वियसली नहीं दी होगी, पहले की नहीं दी। तो 6,000 इंटू 1, उसका फाइनल कॉल अनपेड कितना है? 6,000 रुपए। ये तो बात हो गई ए की। मान लो एक शेयर होल्डर है सी ने अलॉटमेंट दे दी, उसने दोनों कॉल्स नहीं दी, तो सी की अनपेड फर्स्ट कॉल कितनी होगी? सी की पूछ रहा हूं। सी के पास शेयर कितने हैं? 9,000। 9,000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल 4 रुपीज की, ₹36,000 उसकी अनपेड है। सी ने मान लेते हैं फाइनल कॉल भी नहीं दी, तो 9,000 इंटू 1, 9,000 रुपीज अनपेड है। अब एक बात ध्यान दो इसमें, जिस शेयर होल्डर ने कॉल्स नहीं दी, कॉल्स अनपेड कितनी है निकालना एकदम आसान है, जैसे पहले के क्वेश्चंस में कर रहे थे वैसे निकलना है। लेकिन प्रो डाटा के क्वेश्चन में अगर किसी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट नहीं दी, हमने यहां पर माना कि बी ने अलॉटमेंट नहीं दी, तो बी की अलॉटमेंट अनपेड कितनी है उसके लिए पूरा वर्किंग करना पड़ा हमें। क्योंकि अगर प्रो डाटा के क्वेश्चन में अगर किसी शेयर होल्डर की अलॉटमेंट अनपेड होती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसने पूरी अलॉटमेंट नहीं दी, कुछ तो वो एडवांस दे चुका था पहले, क्योंकि उसने अप्लाई ज्यादा के लिए किया था, शेयर्स उसको कम मिले थे, तो कुछ तो एडवांस वो पहले ही दे चुका था, ठीक है। तो जब प्रो डाटा के क्वेश्चन में कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट पे नहीं कर पाता तो उसने अलॉटमेंट कितनी पे नहीं की उसके लिए वर्किंग करना पड़ता है। लेकिन अगर प्रो डाटा के क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल अनपेड है, फाइनल कॉल अनपेड है, तो वो तो हम आसानी से निकाल लेते हैं, वो चाहे अब बी की ही हो चाहे सी की हो, कॉल्स अनपेड आराम से निकाली जा सकती हैं। लेकिन अलॉटमेंट अनपेड कितना है वो हमें निकालना पड़ता है, क्योंकि कुछ एडवांस कंपनी के पास गया हुआ होता है। बात समझ में आ रही है? प्रो डाटा के क्वेश्चन में क्या अलग काम हमें करना है, कब करना है? जब कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट नहीं दे पाता। मैंने यहां इस एग्जांपल में एज्यूम किया है इसकी अनपेड अलॉटमेंट एंड कॉल्स है, और सी की अनपेड कॉल्स हैं। क्लियर? अब ऐसा एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। चलो अब एक एग्जांपल नोट करो। तो 40,000 शेयर्स कंपनी इशू कर रही है, 10 रुपीज का एक शेयर है। एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 5, फाइनल कॉल 3 रुपीज। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 50,000 शेयर्स। 40,000 की एप्लीकेशन मंगाई थी, 50,000 की आ गई। प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड, यानी जिन्होंने 50,000 के लिए अप्लाई किया उनको 40,000 शेयर्स अलॉट कर दिए गए। मोहन द होल्डर ऑफ 2,000 शेयर्स कुड नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। मोहन जिसके पास 2,000 शेयर्स हैं, वो 2,000 शेयर्स होल्ड करता है,
क्योंकि प्रो राटा अलॉटमेंट है तो अप्लाई तो उसने डेफिनेटली ज्यादा के लिए किया होगा, लेकिन इसको 2000 शेयर्स मिले हुए हैं, इसके बाद 2000 शेयर्स हैं वो होल्ड करता है। कुड नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, उसने अलॉटमेंट भी नहीं दी, कॉल मनी भी नहीं दी। His shares were forfeited and 1200 shares were reissued at rupees 8 per share as fully paid up. जर्नल एंट्रीज करनी है। फर्स्ट एंट्री, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, $50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई हैं इंटू 2, 1 लाख रुपीज। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो 50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई हैं, लेकिन कैपिटल में तो सिर्फ 40,000 शेयर्स की एप्लीकेशन जाएंगी, बाकी 10,000 की जो एक्स्ट्रा मनी है उसका क्या होगा? प्रो राटा अलॉटमेंट है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो फिर अलॉटमेंट में ही ट्रांसफर होगा। तो एक्सेस मनी अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दी गई। टू शेयर अलॉटमेंट, 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दी। 1 लाख रुपीज जो रिसीव हुए थे उसमें से 80,000 जाएगा कैपिटल में, 20,000 अलॉटमेंट का एडवांस आ गया। थर्ड एंट्री, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गई, इसमें अमाउंट आएगा 40,000 शेयर्स पे 5 रुपीज, 2 लाख रुपीज ड्यू हो गया। लेकिन क्या अलॉटमेंट पूरी मिली? नहीं। मोहन जो है उसने 2000 शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी नहीं दी। तो नेक्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एक बात बताओ, अगर कंपनी को, अगर मोहन ने भी पेमेंट कर दी होती है, मतलब कुछ भी अलॉटमेंट में अनपेड ना होता, तो एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, उसमें कितना अमाउंट आता? 2 लाख ड्यू हुआ था, लेकिन 20,000 तो पहले ही एडवांस है, तो 2 लाख में से 20,000 माइनस करें तो 1,80,000 रिसीव हो जाना चाहिए था। लेकिन मोहन, उसने अलॉटमेंट नहीं दी, तो कुछ कॉल इन एरियर है, पूरा 1,80,000 नहीं मिला, तो फिर कितना मिला? इसके लिए बनाएंगे हम वर्किंग नोट। कॉल इन एरियर कितना है उसके लिए बनाएंगे वर्किंग नोट। मोहन के पास 2000 शेयर्स हैं, लेकिन अप्लाई तो ज्यादा के लिए किया होगा उसने। अप्लाई कितने के लिए किया, सबसे पहले वो निकाल कर देखते हैं। वर्किंग नोट, शेयर्स अप्लाइड बाय मोहन। मोहन के पास 2000 शेयर्स हैं, इसको हम प्रो राटा रेशो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्रो राटा रेशो जैसे ये 40,000 शेयर्स अलॉट करने थे, एप्लीकेशन आई थी 50,000, इनमें प्रो राटा लगा दिया गया, 50,000 वालों को 40,000 शेयर्स दिए, 50,000 बाय 40,000 कर देंगे। हम निकाल रहे हैं अप्लाइड शेयर्स, कितने शेयर्स के लिए मोहन ने अप्लाई किया था। तो प्रो राटा रेशो में अप्लाइड को ऊपर रख दो, अलॉटेड को नीचे रख दो। जिन्होंने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको 40,000 शेयर्स अलॉट हुए थे, ये प्रो राटा रेशो है। तो इसी रेशो को रखना है, लेकिन अप्लाइड ऊपर रखना है क्योंकि हम अप्लाइड शेयर निकाल रहे हैं, नीचे अलॉटेड आ जाएंगे। यहां से 2500 शेयर्स आ जाते हैं। तो यहां से पता लग रहा है कि मोहन ने 2500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, लेकिन शेयर्स तो उसको सिर्फ 2000 मिले। क्या 500 शेयर की एप्लीकेशन मनी कंपनी ने उसको वापस कर दी होगी? नहीं, वो तो अपने पास एडवांस बन के रखी होगी। तो इसका पैसा कितना कंपनी ने एडवांस रख लिया अपने पास? 500 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी ₹2, 1,000 रुपए कंपनी ने इसके अपने पास रखे हुए एडवांस।
₹1000 कंपनी ने इसके अपने पास एडवांस रखे हुए हैं। ठीक है, इसको अगर मैं दूसरे तरीके से समझाऊं तो इसने एप्लीकेशन मनी कितनी पे की होगी? इसने 2500 के लिए जब अप्लाई किया होगा तो ₹5000 कंपनी को दिए होंगे, लेकिन कंपनी ने बोला हम आपको सिर्फ 2000 शेयर्स अलॉट कर रहे हैं। तो उसने बोला ठीक है, ₹4000 मेरे बनते हैं एप्लीकेशन के, ₹1000 मेरे वापिस करो। कंपनी ने कहा नहीं, प्रोराटा अलॉटमेंट है, हम तो अलॉटमेंट में ट्रांसफर करेंगे। तो ये उसका एडवांस था। इसी चीज को मैंने यहां पे डायरेक्ट लिख दिया। एडवांस कितना है उसका? 500 शेयर की एप्लीकेशन मनी कंपनी अपने पास एडवांस रख के बैठी है, क्योंकि उसने 2500 के लिए अप्लाई किया था, शेयर्स मिले थे उसको 2000। तो 500 शेयर की एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा कंपनी के पास चलेगी, कंपनी ने उसे अपने पास ही रख लिया एडवांस मानकर। इतनी बात समझ में आ गई? अब उसको अलॉटमेंट ड्यू कितना होता है? अलॉटमेंट ड्यू टू मोहन। मोहन के पास 2000 शेयर्स हैं, इंटू ₹5, अलॉटमेंट के ₹5 हैं, तो उसका 10,000 अलॉटमेंट का ड्यू बनता है। लेकिन कंपनी ने उसका एडवांस रखा हुआ है अपने पास 1,000 तो 9,000 उसको अलॉटमेंट के टाइम पर देने चाहिए थे, जो उसने नहीं दिए। ये उसकी अनपेड अलॉटमेंट है। उसकी अनपेड अलॉटमेंट है 9,000। ये आएगा कॉल सीन एरियर में, उस एंट्री में। समझ में आई बात? एक बार वर्किंग नोट फिर से बता रहा हूं। मोहन के पास 2000 शेयर्स हैं, ये तो क्वेश्चन ने बता दिया। 2000 शेयर्स पर उसने अलॉटमेंट नहीं दी थी, तो हम क्या करेंगे? 2000 शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे प्रो राटा रेशियो से, ताकि पता चल जाए उसने अप्लाई कितने के लिए किया था। अप्लाई तो ज्यादा के लिए किया होगा उसने, क्योंकि प्रो राटा अलॉटमेंट है। 2000 शेयर्स अगर उसको मिले हैं तो अप्लाई तो ज्यादा के लिए किया होगा। अप्लाई कितने के लिए किया होगा, उसके लिए क्या करना है? 2000 शेयर्स जो वो होल्ड कर रहा है उसको प्रो राटा रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रो राटा रेशियो क्या थी क्वेश्चन में? जिन्होंने 50,000 के लिए अप्लाई किया था उनको 40,000 शेयर मिले थे। तो अप्लाइड ऊपर रखना है, अलॉटेड नीचे रखना है। मल्टीप्लाई करके 2500 शेयर्स आ जाते हैं। यानी इसने 2500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, शेयर्स इसको 2000 ही मिले थे। तो 500 शेयर की एप्लीकेशन मनी उसने कंपनी को एक्स्ट्रा दे रखी है, कंपनी ने उसे अपने पास एडवांस मान के रख लिया। 500 शेयर की एप्लीकेशन मनी, ₹1000 कंपनी ने अपने पास एडवांस मान के रख लिया और उसे बोल दिया कि अलॉटमेंट की 1000 कम दे देना। उसके अलॉटमेंट ड्यू कितने बनते हैं? उसके पास 2000 शेयर्स हैं, इंटू ₹5, ₹10,000 उसके अलॉटमेंट के ड्यू बनते हैं। लेकिन 1000 उसका पहले ही एडवांस गया हुआ है कंपनी के पास, तो 9,000 उसने अलॉटमेंट के टाइम पर देने थे, जो उसने नहीं दिया, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। तो ₹9,000 उसका अनपेड अलॉटमेंट है। तो इसको हम लिखेंगे कॉल सीन एरियर में। इसी के लिए हमने वर्किंग नोट बनाया है कि ₹9,000 मोहन ने नहीं दिए हैं। कंपनी को 1,80,000 रिसीव हो जाने चाहिए थे, उसमें से 9,000 नहीं मिले, मींस 1,71,000 मिले हैं। क्लियर? बताओ, ये एंट्री समझ में आ गई? यही मेन एंट्री है प्रो डाटा के क्वेश्चन में। अब फाइनल कॉल ड्यू होती है, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। टोटल 40,000 शेयर्स पे कंपनी ₹3 की फाइनल कॉल मंगाएगी। तो ₹3 की फाइनल कॉल कंपनी मंगाती है, तो 1,20,000 ड्यू हो जाता है। लेकिन रिसीव क्या पूरा हो जाएगा? नहीं, मोहन ने कॉल मनी भी नहीं दिया है। तो 6 एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल के जो 1,20,000 मिलने थे, उसमें मोहन ने अपने 2000 शेयर्स पे ₹3 पूरे नहीं दिए हैं, तो ₹6,000 कंपनी को रिसीव नहीं हुए। तो कंपनी को कितना मिला फिर? 1,14,000 रिसीव हो गया होगा। 1,20,000 में से 6,000 माइनस किया, 1,14,000 कंपनी को मिल गया होगा। क्लियर? फाइनल कॉल रिसीव की एंट्री हो गई। अब कंपनी ने इसके शेयर फॉरफिट कर लिए। जब उसने अलॉटमेंट भी नहीं दी, फाइनल कॉल भी नहीं दी, अब कंपनी ने उसके शेयर फॉरफिट किए। फोर फीचर की एंट्री में शेयर कैपिटल डेबिट होता है,
इसके 2000 शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं और कंपनी पूरा 10 रुपीज कॉल कर चुकी है टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर मतलब जो उसने पैसा नहीं दिया, और कितना नहीं दिया, अलॉटमेंट के 9000 रुपीज प्लस फाइनल कॉल के 6000 रुपीज। तो शेयर कैपिटल डेबिट में आ गया 20,000, कॉल्स इन एरियर क्रेडिट में आया 15,000। शेयर फॉरफीचर में कौन सा अमाउंट आया करता है, जो शेयर होल्डर पे कर चुका होता है। पर आप इसको बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया करो, 20,000 माइनस 15,000 5,000। इस पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने बाकी अमाउंट सही निकाले हैं तो ये भी सही निकलेगा। इसको क्रॉस चेक करवा दूं। अभी मैंने आपको कहा था कि इसने जब अप्लाई किया होगा 2500 शेयर्स के लिए तो 2 रुपीज की एप्लीकेशन मनी दी होगी। 5,000 रुपीज उसने एप्लीकेशन के टाइम पर दिए थे, उसके अलावा कुछ पे नहीं किया उसने। तो उसने टोटल कितना पैसा दिया हुआ है कंपनी को, 5,000 ही दिया हुआ है। और यही हमारा यहां पर बैलेंसिंग फिगर भी निकला, यही हमारा यहां पर बैलेंसिंग फिगर भी निकला था। तो खैर कंपनी ने उसके 5,000 रुपीज फॉरफिट कर दिए जो उसने पे किए थे। अब कंपनी री इशू कर रही है शेयर्स। री इशू कैसे कर रही है, 8 रुपीज में री इशू कर रही है और फुल्ली पेड अप है। फुल का मतलब 10 रुपीज पेड अप है। पेड अप है 10 और री इशू कर रही है 8 में, तो 2 रुपीज का डिस्काउंट दिया जा रहा है। डिस्काउंट दिया जा रहा है तो री इशू की एंट्री में शेयर फॉरफीचर डेबिट होता है। एंट्री हो जाएगी बैंक डेबिट, शेयर फॉरफीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और शेयर भी सारे री इशू नहीं किए जा रहे हैं, सिर्फ 1200 शेयर री इशू किए जा रहे हैं। तो 1200 इंटू 8 बैंक में, क्योंकि 8 रुपीज पर शेयर में री इशू कर रहे हैं, कैपिटल में आएगा 1200 इंटू 10। 10 क्यों आएगा, क्योंकि फुल्ली पेड अप है। इसका मतलब 2 रुपीज का डिस्काउंट है, 1200 इंटू 2 तो 9600, 2400 और 12,000 आ गया। अब बारी आती है कैपिटल रिजर्व निकालने की। कैपिटल रिजर्व कैसे निकालते हैं, 9th एंट्री, लास्ट एंट्री, शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। उसको हम कैसे निकालते हैं, देखो पर शेयर कंपनी ने डिस्काउंट कितना दिया है, पर शेयर डिस्काउंट कितना दिया है, 2 रुपीज। कंपनी पर शेयर कितना डिस्काउंट दे सकती थी, यहां पर देखें तो फॉरफीचर में है 5,000 रुपीज, लेकिन पर शेयर मैंने यहां लिखा नहीं हुआ, निकाल लेते हैं। 2,000 शेयर है ना, 2,000 शेयर फॉरफिट किए हैं, 5,000 रुपीज फॉरफीचर में है, तो पर शेयर कितना हो गया, 5,000 बाय 2, 2,000, 5,000 बाय 2,000 पर शेयर हो गया। तो कंपनी पर शेयर इतना डिस्काउंट दे सकती थी, 5,000 बाय 2,000, तो पर शेयर हो गया 2.50। और कंपनी ने डिस्काउंट दिया कितना पर शेयर, 2 रुपीज, तो 50 पैसा पर शेयर कैपिटल रिजर्व में जाएगा। और 50 पैसा पर शेयर। और जब कैपिटल रिजर्व निकालते हैं तो सिर्फ री इशूड शेयर्स पे निकालते हैं। 1200 शेयर जो री इशू हैं उनका 50 पैसा पर शेयर, मतलब 600 रुपीज कैपिटल रिजर्व में जाएगा। एक बार फिर से बता देता हूं कैपिटल रिजर्व कैसे आया। कैपिटल रिजर्व हम सिर्फ री इशूड शेयर्स का निकालते हैं, तो 200 इंटू क्या लिखना होता है, हमें देखना होता है कि पर शेयर मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं पर शेयर। फॉरफीचर के अमाउंट से ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते, लेकिन ये 5,000 रुपीज 2,000 शेयर्स के हैं, तो पर शेयर कितना हुआ, पर शेयर हो गया 2.50। यानी इन शेयर्स को जब रीइश्यू किया जाएगा तो पर शेयर 2.50 का डिस्काउंट मैक्सिमम दिया जा सकता है। 1200 शेयर्स रीइश्यू हुए और रीइश्यू किया 2 रुपीज डिस्काउंट पे, 2.50 पर शेयर डिस्काउंट दिया जा सकता था, डिस्काउंट दिया है 2 रुपीज पर शेयर, तो 50 पैसा पर शेयर कैपिटल रिजर्व में चला गया। क्लियर, दिस इज प्रो राटा फॉर यू। अब ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन करवाया मैंने प्रो राटा का।